नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान के पेपर राजनीति राजनीति विज्ञान के मूल आधार राजनीति विज्ञान के मूल आधार शीर्षक राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। और सिद्धांत में हम बात कर रहे थे मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। राज्य की उत्पत्ति के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना है रोल ऑफ स्टेट, राज्य की भूमिका। राज्य की भूमिका क्या है, ये टॉपिक, ये शीर्षक हमें अध्ययन करना है। मार्क्सवादी जो धारणा है, मार्क्सवादी सिद्धांत है, इसके अंतर्गत राज्य का दो रूपों में अध्ययन किया जाता है। राज्य का दो रूपों में अध्ययन किया जाता है। एक तो पूंजीवादी वर्ग और दूसरा सर्वहारी वर्ग। मार्क्सवाद के अंतर्गत राज्य का वर्णन दो रूपों में किया जाता है, पूंजीवादी या फिर मार्क्सवाद या फिर सर्वहारा। पूंजीवादी राज्य युग, इससे पूर्व की अवस्थाओं में राज्य की क्या भूमिका है, और दूसरा सर्वहारा वर्ग की तानाशाही में राज्य की क्या भूमिका है। इस संबंध में स्मरणीय बात यह है, याद रखने योग्य बात यह है कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के बाद जिस साम्यवादी समाज की स्थापना होगी, जिस मार्क्सिस्ट समाज की स्थापना होगी, वह वर्गहीन होगा और राज्यहीन होगा। जब उस अवस्था में राज्य नहीं रहेगा तो राज्य की भूमिका का प्रश्न ही नहीं उठता। मार्क्स का मानना है कि राज्य एक वर्गीय संगठन है, जिसका उद्देश्य शोषक वर्ग के सहायक संस्था के रूप में हुआ है। राज्य का उद्देश्य शोषण करने वालों के साथ हुआ है। शोषक वर्ग ने राज्य की सहायता से सदैव दलित वर्गों का, कमजोर वर्गों का शोषण किया है। और चाहे दास युग हो, चाहे सामंतवादी युग हो, चाहे पूंजीवादी युग हो, सदैव ही शोषक वर्ग की सहायक संस्था के रूप में राज्य का काम किया है। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद में राज्य की भूमिका। अगला टॉपिक है हमारा सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद में राज्य की भूमिका। मार्क्सिस्ट के अनुसार सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद में राज्य की क्या भूमिका रहेगी। मार्क्स राज्य को अस्वाभाविक तथा अनावश्यक कहकर उसके विलीनीकरण की बात तो करता है, लेकिन इसके साथ ही वह यथार्थवादी है। वह इस बात को भी मानता है कि साम्यवादी क्रांति के प्रथम चरण में राज्य का अंत संभव या वांछित नहीं है। पूंजीवाद के अंत के बाद ही राज्य कुछ समय तक बना रहेगा। इस काल में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित होगी। इस सर्वहारा वर्ग की तानाशाही में राज्य की भूमिका की मार्क्स ने कुछ विस्तार से विवेचना की है। मार्क्स की तानाशाही की बाहरी बहुसंख्या की जागृति और स्वतंत्र अवस्था कहता है। उनका कहता है कि यही वास्तविक लोकतंत्र है। इस काल में राज्य की शक्ति का प्रयोग सर्वहारा वर्ग के द्वारा पूंजीपतियों के विरोध को कुचलने तथा पूंजीवाद के दबे हुए तत्वों को समाप्त करने के लिए किया जाएगा। अब मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं।
या क्या क्या कार्यक्रम है। हम सर्वहारा वर्ग के कार्यक्रमों की बात करेंगे। सर्वहारा वर्ग के क्या क्या कार्य होने चाहिए। नंबर 1 है भूमि के रूप में संपत्ति का अंत किया जाए। भूमि के रूप में संपत्ति का अंत। संपत्ति का अंत मार्क्सवाद के अनुसार, मार्क्स के अनुसार भूमि के रूप में संपत्ति का अंत कर दिया जाना चाहिए। भूमि के रूप में संपत्ति का बिल्कुल अंत कर दिया जाना चाहिए और भूमि की समस्त लगान का प्रयोग, भूमि से जो लगान प्राप्त होती है उसका प्रयोग सार्वजनिक कार्यों में होना चाहिए। दूसरा आयकर। मार्क्स के अनुसार आयकर या इनकम टैक्स इस तरह लगाया जाए कि आय के साथ साथ वह भी काफी मात्रा में बढ़ता जाए। आय के साथ साथ वह भी काफी मात्रा में बढ़ता जाए। नंबर 3 उत्तराधिकारी। नंबर 3 उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी के मामले में, उत्तराधिकारी के प्रश्न में मार्क्सवाद का यह सोचना है कि उत्तराधिकारी व्यवस्था को खत्म कर दिया जाना चाहिए या उत्तराधिकारी प्रथा को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाना चाहिए। नंबर 4 राज्य की पूंजी। राज्य की पूंजी। राज्य की पूंजी। राज्य की पूंजी के बारे में, राज्य की पूंजी से राष्ट्रीय बैंक खोलकर लेन देन के समस्त कार्य राज्य के हाथों में केंद्रित कर दिया जाना चाहिए और बैंकों पर राज्य का अधिकार होना चाहिए। नंबर 5 भगोड़े देशद्रोही। भगोड़े देशद्रोही के बारे में क्या होना चाहिए। भगोड़े और देशद्रोहियों, विद्रोहियों की संपत्ति को राज्य द्वारा पूर्णतः जब्त कर दिया जाना चाहिए। नंबर 6 उद्योग। नंबर 6 उद्योग। कुछ उद्योग। कुछ उद्योग डाक तार यातायात, डाक तार यातायात के समस्त साधनों पर राज्य का पूर्ण एकाधिकार होना चाहिए। नंबर 7 उद्योगों का विस्तार। उद्योगों का विस्तार एक बड़ी योजना बनाकर, एक बड़ी योजना बनाकर राज्य के सभी उद्योग धंधों तथा साधनों का विस्तार किया जाए। परती भूमि यानी जो खाली भूमि है, परती हुई भूमि को आबाद किया जाए और जमीन को अधिकाधिक उपजाऊ बनाया जाए। नंबर 8 काम का अधिकार। काम का अधिकार। राज्य को प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम करना अनिवार्य हो। उद्योग धंधों, विशेष रूप से खेती बाड़ी को चलाने के लिए लोगों को संगठित किया जाए। नंबर 7 लोग कृषि कार्य। मार्क्स के अनुसार, मार्क्सवाद के अनुसार कृषि कार्य का उद्योग धंधों में स्थापित किया जाए। देश की आबादी शहरों और गांवों में उचित रूप से बंटवारा कर नगरों और गांवों को भेदभाव को मिटाया जाना चाहिए। नंबर 10 शिक्षा। मार्क्सवाद के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था निःशुल्क होनी चाहिए। शिक्षा की व्यवस्था निःशुल्क होनी चाहिए। सरकार को अधिकाधिक, सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा पाठशालाएँ खोलनी चाहिए। सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोलने चाहिए। सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा उच्च अध्ययन केंद्र खोलना चाहिए। सारी शिक्षा पूर्णतः मुफ्त होनी चाहिए।
बच्चों को कारखानों में काम लेने की प्रथा बिल्कुल समाप्त कर दी जानी चाहिए। पढ़ाई लिखाई के संबंध में उद्योग उत्पादन को जोड़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट है जो ये सर्वहारा वर्ग में अधिनायकवाद में राज्य की भूमिका थी, इसकी आलोचनाएं। मार्क्सवाद के राज्य की आलोचनाएं किस प्रकार से की गई, आलोचनाएं क्या क्या है। नंबर एक, राज्य एक वर्गीय संगठन नहीं है। राज्य एक वर्गीय संगठन नहीं है। जैसा मार्क्स ने बताया है कि राज्य एक वर्गीय संगठन है, पूंजीवादी हो, लोकतंत्र हो या सर्वहारा हो। मार्क्सवादी धारणा के अनुसार राज्य एक वर्गीय संगठन है जिसका प्रयोग पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग के शोषण के लिए करता है। लेकिन आलोचकों के अनुसार राज्य एक वर्गीय संगठन नहीं है, वरन एक नैतिक संगठन है जिसका उद्देश्य संपूर्ण मानव जाति का विकास करना है। राज्य का आधार शक्ति नहीं है, ये उसकी इच्छा है। कुछ राज्य भले ही, कई राज्य भले ही सरकार के शोषक वर्ग की सहायता में कार्य करते हुए, किंतु सभी राज्यों के संबंध में यह बात नहीं कही जानी चाहिए। नंबर दो, वर्तमान राज्य सर्वहारा वर्ग का शत्रु न होकर मित्र है। वर्तमान जो मार्क्सवाद के आलोचक थे, जो मार्क्सवाद की आलोचना करते थे, मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार, मार्क्सवादी थॉट के अनुसार, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य को सर्वहारा वर्ग का शत्रु बताया गया है, किंतु इस बात की इतिहास में कहीं भी पुष्टि नहीं हुई है। लगभग पिछले 50 वर्षों में विश्व के सभी राज्यों ने, विश्व के अधिकतर राज्यों ने लोक कल्याणकारी राज्य का विचार स्वीकार कर लिया है। अमेरिका तथा पश्चिम यूरोप के अधिकतर देशों ने, एशिया महाद्वीप के अधिकतर देशों ने श्रमिकों के हित के लिए कानूनों का निर्माण किया है। इन राज्यों ने श्रमिकों के वेतन, अवकाश के घंटे निश्चित किए हैं, न्यूनतम वेतन की व्यवस्था की है और बेकारी और बीमारी और बुढ़ापे के लिए पेंशन की व्यवस्था की है। इस प्रकार राज्य श्रमिकों के शोषण का कार्य नहीं करता, वरन इसके उत्थान तथा कल्याण के लिए कार्य करता है। नंबर 3, राज्य स्थायी है। राज्य स्थायी है। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य अस्थायी है। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य अस्थायी है, जबकि उसकी आलोचकों के अनुसार राज्य अस्थायी नहीं है, राज्य स्थायी है। मार्क्सवाद की धारणा में राज्य अस्थायी संस्था मानकर निश्चित रूप से उसके विलीनीकरण की धारणा व्यक्त की गई है, उसके विलीनीकरण की धारणा व्यक्त की गई है, किंतु वास्तव में राज्य मानवीय स्वभाव की मूल स्थायी प्रवृत्ति पर आधारित होने के कारण, मानवीय सिद्धांत की मूल स्थायी प्रवृत्ति होने के कारण, मानवीय सिद्धांत की मूल स्थायी प्रवृत्ति होने के कारण एक शाश्वत संस्था है, एक स्थायी संस्था है। यह स्थायी संस्था है और इसका विनाश नहीं किया जा सकता, इसके विनाश की संभावनाएं नहीं है। साम्यवादियों ने 1917 में सोवियत रूस में सत्ता प्राप्त की। कुछ समय बाद उनके तथाकथित बुजुर्गा वर्ग को समाप्त कर दिया, लेकिन इस साम्यवादी व्यवस्था के समाप्त हो जाने के बाद अधिकाधिक शक्तिशाली होता जा रहा था। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि सत्ता
सत्ता का आकर्षण होता है जो एक बार प्राप्त हो जाने के बाद उसका त्याग करना बहुत कठिन है। नंबर 5 है राज्य के विलीनीकरण की धारणा। राज्य के विलीनीकरण की धारणा। राज्य के विलीनीकरण की धारणा। मार्क्सवाद के अनुसार, मार्क्सवाद के द्वारा साइमन, फोरियर, प्रोथा जैसे विचारकों के सिद्धांतों को काल्पनिक कहकर उसका उपहास किया है। मार्क्सवाद के द्वारा सेंट साइमन, फोरियर, प्रोथा जैसे विचारकों ने इन सिद्धांतों को केवल काल्पनिक कहकर उसका उपहास किया है, किंतु समूह राज्यहीन और वर्गहीन सिद्धांत की धारणा को कम करता है। वर्गहीन धारणा को कम काल्पनिक तथा कम उपहास योग्य नहीं है। मार्क्स ने कहीं पर भी यह बताने का प्रयास नहीं किया है कि वर्गहीन समाज किस विकास क्रम का स्वाभाविक और आवश्यक परिणाम है। इसके अलावा चाहे कैसा ही हो, वर्गहीन समाज हो, उसे राज्य की शक्ति द्वारा स्थिर बनाया जा सकता है। नंबर 5 प्रजातंत्र के संबंध में। प्रजातंत्र के संबंध में। प्रजातंत्र के संबंध में। प्रजातंत्र के संबंध में भी मार्क्सवाद की धारणा त्रुटिपूर्ण है। प्रजातंत्र के संबंध में भी मार्क्सवाद की धारणा त्रुटि संगत है, त्रुटिपूर्ण है। प्रजातांत्रिक राज्य और शासन के संबंध में मार्क्सवादी धारणा पूर्ण त्रुटिपूर्ण है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रजातंत्र में अपने कुछ दोष हो सकते हैं, लेकिन इतिहास में अब तक स्थापित व्यवस्थाओं की तुलना करने पर प्रजातंत्र निसंदेह एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। तानाशाही के आधार पर थोड़े समय तक हम भले ही लाभ प्राप्त कर लें, लेकिन वे लाभ स्थायी नहीं होते, इस बात की संभावना बहुत कम है। नंबर 6 राष्ट्रवाद वर्तमान जीवन की महत्तम शक्ति। नंबर 6 राष्ट्रवाद के संबंध में। राष्ट्रवाद के संबंध में। राष्ट्रवाद के संबंध में। राष्ट्रवाद वर्तमान जीवन की महत्तम शक्ति है। अंतर्राष्ट्रीयता की धारणा के आगे आने वाले समय के लिए चाहे कितनी ही स्वाभाविक तथा वांछनीय क्यों न हो, पर इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान समय में मानवतम शक्ति राष्ट्रवादी है और वरीयता में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होती है। यह बात संकटकालीन परिस्थितियों में देखी जा सकती है। इसलिए विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, इस अपील का कोई औचित्य नहीं है। इस प्रकार ने हम मार्क्सवाद के राज्य की भूमिका में पूंजीपति वर्ग तथा सर्वहारा वर्ग लोगों की बात। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद में राज्य की भूमिका के क्या क्या कार्यक्रम होने चाहिए। कार्यक्रम भूमि के रूप में संपत्ति का अंत होना चाहिए। आयकर को समाज सेवा के कार्य में लगाना चाहिए। नंबर 7 उत्तराधिकारी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। राज्य की पूंजी सार्वजनिक होनी चाहिए। अधिकाधिक राज्य के बैंकों का करना चाहिए। भगोड़े और देशद्रोहियों की संपत्ति को जब्त कर लेना चाहिए। उद्योग धंधे, डाक, कार, यातायात का पूर्णतः सार्वजनिकरण होना चाहिए। उद्योग धंधों का, कृषि से संबंधित उद्योग धंधों का विस्तार किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को काम का रोजगार मिलना चाहिए। कृषि कार्य आधुनिक प्रवृत्ति से होनी चाहिए। शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। ये सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद में राज्य की भूमिका से संबंधित कार्यक्रम थे। फिर इसकी आलोचनाएं क्या की है? जो सिद्धांत दिए उसकी आलोचनाएं मार्क्स ने एक वर्गीय संगठन की बात की। आलोचक ये कहते हैं कि एक वर्गीय संगठन नहीं है। मार्क्सवाद यह कहता है कि जो पूंजीपति वर्ग है वो सर्वहारा वर्ग का शत्रु है। वर्तमान समय में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि सर्वहारा वर्ग पूंजीपति वर्ग का शत्रु न होकर मित्र है। राज्य स्थायी है।
राज्य में विलीनीकरण की धारणा है। प्रजातंत्र के संबंध में राज्य के विचार और राष्ट्रवाद के संबंध में राज्य के विचार। इस प्रकार हमने मार्क्सवाद में राज्य की भूमिका, सर्वहारा वर्ग के अधिनायक में भूमिका और आलोचनाओं का वर्णन किया। आगे का टॉपिक हम कल करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। सुरक्षित रहे, घर में रहे।